नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है। अब आपको याद दिला दें कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस कानून को खारिज कर दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। मगर प्रधान न्यायाधीश टी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की कि यह कानून मूल ढांचे यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो रहा है और कह रहा है कि अदालत ने बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका दिया है, जबकि हकीकत यह है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का प्रशासन तुष्टीकरण किसी का नहीं और संतुष्टीकरण सभी का की नीति के तहत काम कर रहा है। योगी सरकार मदरसों के छात्र छात्राओं को भी आधुनिक शिक्षा देना चाहती है ताकि वह भी तरक्की कर सकें। योगी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के विद्यालयों और मदरसों के अध्यापकों के अभिमुखीकरण के लिए पिछले साल ओरिएंटेशन मॉड्यूल ऑन एआई का शुभारंभ किया गया, जिससे मदरसों के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को बढ़ावा मिल सका। यही नहीं, योगी सरकार ने ही मदरसों में कंप्यूटर लगवाए और वहां बुक बैंक, विज्ञान व गणित किट बंटवाई ताकि सिर्फ धार्मिक शिक्षा पढ़ रहे बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल कर डॉक्टर, इंजीनियर व प्रशासनिक अधिकारी बनने का अपना सपना साकार कर सके। बहरहाल, इस मुद्दे पर आ रही तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि माइनॉरिटी स्कीम चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है यह कोई नहीं बता रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया है और जो मदरसा एक्ट को हाई कोर्ट ने ख़त्म किया था उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मदरसा एक्ट केवल बच्चों तक लागू होगा, हायर एजुकेशन पे लागू नहीं होगा। हायर एजुकेशन पर जो यूजीसी की गाइडलाइन है और जो एक्ट है वो लागू होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो पहले भी खड़ा हुआ था आज भी खड़ा हुआ है कि जो मदरसा चलता है ये माइनॉरिटी के अंतर्गत चलता है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी लिखा हुआ है। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी है उसको अपना रीतियों को, परंपराओं को, कस्टम को, इसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी है उसको अपना स्कूल खोलने का अधिकार है, मैनेज और मेंटेन करने का अधिकार है। लेकिन पूरे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी होगा कौन। भारत के किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी होगा कौन। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना हुआ है लेकिन उसमें भी नहीं लिखा है माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी कौन है। मदरसा एक्ट बना हुआ है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा कि राज्य के स्तर पे देखा जाएगा कि जिले के स्तर पे देखा जाएगा, आज तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। माइनॉरिटी 1% वाला कहलाएगा या 0.5% वाला कहलाएगा, ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। और बिना माइनॉरिटी को डिफाइन किए, बिना माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाए माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है, मदरसा भी चल रहा है, जामिया को भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, अलीगढ़ को भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया। माइनॉरिटीज़ के नाम पे 300 योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार की अलग योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की अलग योजनाएं चल रही हैं। माइनॉरिटी का अपना वक्फ बोर्ड भी चल रहा है, माइनॉरिटी का अपना वक्फ ट्रिब्यूनल भी चल रहा है। और माइनॉरिटी कौन है आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि सबसे पहले आप माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। यूएन की जो डिफिनीशन है वो कहती है, डिफिनीशन, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यानी ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो और संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, पॉइंट में हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। और भारत में जो कम्युनिटी 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में डिसाइड करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो भी माइनॉरिटी बनी हुई है।
जो कम्युनिटी 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में ये डिसाइड करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो भी माइनॉरिटी बनी हुई है। खुद भले नहीं जीत पा रहे, लेकिन भविष्य सांसद का भविष्य तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जिसको मिल वोट दे देते हैं वो सांसद बन जाता है। जो कम्युनिटी 1/3 ग्राम प्रधानों का भविष्य तय करती है, जो कम्युनिटी 1/3 पार्षदों का भविष्य तय करती है, 1/3 विधायकों का भविष्य तय करती है, जो कम्युनिटी 1/3 सांसदों का भविष्य तय करती है, वो माइनॉरिटी बनी हुई है। और उसको माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का बेनिफिट मिल रहा है, माइनॉरिटी कमीशन का भी बेनिफिट मिल रहा है, केंद्र सरकार की भी माइनॉरिटी की योजनाएं चल रही हैं, राज्य की भी माइनॉरिटी की योजनाएं चल रही हैं। भाई अरब की जनसंख्या 3 करोड़ है और वो माइनॉरिटी नहीं है, और भारत में जो कम्युनिटी 30 करोड़ है वो माइनॉरिटी बनी हुई है। आखिर ये कब तक चलेगा? आज ही जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने मदरसा एक्ट को लीगल डिक्लेयर किया है, हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, वो इसलिए किया है क्योंकि आर्टिकल 29-30 में लिखा तो है माइनॉरिटी स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं कहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी 1% से कम होगा। जैसे ही माइनॉरिटी को हम डिफाइन कर देंगे कि माइनॉरिटी की जनगणना राज्यवार होगी। राज्यवार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, उसको भी हम राज्यवार ही कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो पैरामीटर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी का एक होगा। अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राज्यवार आप आइडेंटिफाई करते हैं तो रिलीजियस माइनॉरिटी को भी आपको राज्यवार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो आप राज्यवार आइडेंटिफाई करेंगे और रिलीजियस माइनॉरिटी को नेशनल लेवल पे करेंगे, ये नहीं हो सकता। चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या मजहबी अल्पसंख्यक हो, आपको पैरामीटर एक ही रखना पड़ेगा। दूसरा, क्या पूरी दुनिया में जितने भी भाषा बोलने वाले हैं, 6500 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं, और उसमें से लगभग 1000 भाषा बोलने वाले भारत में रहते हैं, क्या उनको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं क्या? ऐसे दुनिया में 1100 रिलीजन है कुल मिला के, क्या हम सभी रिलीजन को भारत, और उसमें से 100 से ज़्यादा भारत में रहते हैं, क्या हम उन सभी 100 को रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं क्या? आखिर यहूदी को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बहाई को माइनॉरिटी का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो कम्युनिटी 0.1% है, 0.2% है, पूरे देश में 50,000 है या पूरे देश में 10,000 है, 5,000 है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए। जो कम्युनिटी 30 करोड़ है या 25 करोड़, उसको माइनॉरिटी का दर्जा थोड़ी दिया सकता है। दुनिया के 150 देश ऐसे हैं, 150 देश जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है, और यहाँ 30 करोड़ जिसकी जनसंख्या, वो भी माइनॉरिटी बना हुआ है। तो और चूंकि माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार माइनॉरिटीज के नाम पे जितने भी कानून हैं उनको वैलिड करते चले जा रहे हैं। माइनॉरिटी डिफाइन जिस दिन हो जाएगा, भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माइनॉरिटी जो हो, वास्तव में जो माइनॉरिटी हो, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसको भी अपना त्यौहार मनाने का, अपने रीति रिवाज मनाने का, अपने परंपरा मनाने की छूट मिलनी चाहिए। जो वास्तव में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हो, उसको अपना स्कूल खोलने का भी अधिकार होना चाहिए। यहूदी हैं, बहाई हैं, और भी भारत में लोग रहते हैं, कोई 5,000 है, कोई 10,000 है, कोई 15,000 है, ठीक है, उसको भी अपना स्कूल खोलने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह चुकी है, 3 जजों की बेंच कह चुकी है, के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाले केस में, कि यूनिफॉर्म एजुकेशन देश के लिए ज़रूरी है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन से जातिवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से भाषावाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से क्षेत्रवाद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। और आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको समान अवसर तभी मिलेगा जब यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा। दुर्भाग्यवश यूनिफॉर्म एजुकेशन पे चर्चा नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने की बात नहीं हो रही है, माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया जा रहा है। ये भी नहीं आज तक तय हो पा रहा है कि जो भारत के अंदर जो इंडियन रिलीजन है, जो भारत के अंदर मजहब पैदा हुए, भारत के अंदर जो मजहब ने शुरू हुए, उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा, या पूरी जो विदेशों के रिलीजन उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे जो भारत के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा, या पूरी दुनिया की भाषाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस पर गंभीरता के साथ चर्चा करिए, सांसदों विधायकों से मिलिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि माइनॉरिटी को परिभाषित क्यों नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन क्यों नहीं बना रहे। अरे माइनॉरिटी 1% से कम होना चाहिए, माइनॉरिटी
15%, 20% थोड़ी हो सकती है। लद्दाख में हिंदू 1% है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। लक्षद्वीप में हिंदू मात्र 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहलाते। जो कम्युनिटी वहाँ 97% है लक्षद्वीप में, वो माइनॉरिटी बनी हुई है। कश्मीर में हिंदू मात्र 2% है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। जो वहाँ 96% कम्युनिटी, वो माइनॉरिटी बनी हुई है। ऐसे नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल है। जो कम्युनिटी 60%, 70%, 80%, 90% हो गई, वो भी माइनॉरिटी कहला रही। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू जो 9 राज्यों में ख़त्म हो चुके हैं, उनको आज तक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। हिंदू जो 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो गए, उनको आज तक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। हिंदू 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो गए, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। भारत के बॉर्डर पे जो 6000 तहसीलें, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू ख़त्म हो गए, आज तक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल ख़त्म होना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका है इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दे। भारत में संविधान है, सबको समान अधिकार है, एक देश एक विधान, न कोई भेदभाव, न जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और दूसरा तरीका, अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी चलाना भी है तो कम से कम माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाए, माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, और माइनॉरिटी केवल उसी को ही माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए जिसकी संख्या 1% से कम हो। राज्यवार इसको काउंटिंग कर लिया जाए। प्रत्येक राज्य में जो 1% से कम है वो माइनॉरिटी, और जो 1% से ज़्यादा है वो मेजॉरिटी। इस फार्मूले को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लगातार फैसले आएंगे। हाई कोर्ट के अलग फैसले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलग फैसले आएंगे, और दुनिया भर के पैसा भी पब्लिक मनी भी खर्चा होता रहेगा, और माइनॉरिटी कौन है इसको डिफाइन किए बिना वो पैसा वेस्ट होता रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।